हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चपरासी जी फिर से वापस हैं एक नए अवतार में। बच्चों अभी थोड़ा सा काम और बाकी है, इसलिए वीडियो लेट हो रहा था। तो वॉइस के लिए अभी हमको और थोड़ा काम करना है। फिलहाल हम इसी सिस्टम से अपने आप को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने पार्ट वन में क्या पढ़ा था। पार्ट वन में हमने एसेंशियलिटी ऑफ फूड पढ़ा था। समझ गए, कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा था, फूड फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ा था जो कि लीव्स हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि लाइट के प्रेजेंस में जो सिंथेसिस होती है फूड की प्लांट्स के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ी थी। समझ रहे हो, याद आ रहा है कुछ कुछ। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था, क्या बताइए। चलिए सब बच्चे कमेंट सेक्शन में हमको लिखेंगे पूरा सीरीज टॉपिक वाइज क्या क्या हमने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, है ना। और उसके बाद एक पिगमेंट बताया था ना, बताइए क्या था। CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था। समझ गए। ग्रीन पिगमेंट होता है, कैसा पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, शुरू करें अब। पार्ट टू शुरू करें। इंडिकेशन ऑफ अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमें पता कैसे चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसका अक्रेंस बच्चों, इसके अक्रेंस के लिए हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखते हैं। ये स्टार्च की प्रेजेंस देखते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्टार्च आया कहाँ से। याद करो, फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। तो बच्चों वही कार्बोहाइड्रेट है ये, वही कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च। समझ रहे हैं। अब इसके साथ क्या करते हैं, हम आयोडीन टेस्ट कैरी ऑन करते हैं। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है कि स्टार्च के प्रेजेंस में अगर हम आयोडीन डालते हैं, स्टार्च को के प्रेजेंस में अगर हम आयोडीन डालते हैं, तो ये क्या बनता है, एक ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन, कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो पॉटेड प्लांट्स लेंगे। ठीक है, और उन दोनों पॉटेड प्लांट में से एक को क्या करेंगे, 72 घंटे के लिए डार्क में रखेंगे और दूसरे को सनलाइट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन को रिवर्स कर देंगे। तो कंडीशन वन जो है, कहाँ गया कर सकते, कंडीशन वन जिसमें प्लांट ए जो है, प्लांट ए है बच्चों, ये किस में रहा है, डार्कनेस में। और प्लांट बी जो है वो रहा है बच्चों सनलाइट में। ठीक है, तो आप बताइए हमको, क्या प्लांट ए में फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं होगी। प्लांट बी में होगी, हाँ होगी, क्यों होगी, भाई सनलाइट की प्रेजेंस है कि नहीं है, सनलाइट की प्रेजेंस है कि नहीं है। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, अब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस है बच्चों, वहाँ पर क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। वहाँ पे क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। और हम उसके लीव्स पे अगर आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालेंगे तो उसकी लीव्स कैसे कलर देंगी,
ब्लू कलर देंगी। तो अगर ब्लू कलर मिल रहा है हमें आयोडीन डालने पे, आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे, तो क्या हो रहा है बच्चों? फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब इसी को रिवर्स कर देंगे, बी को डार्क में रखेंगे और ए को डार्क में रखेंगे, तो क्या रिजल्ट होंगे ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सा फोटोसिंथेसिस करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा आयोडीन टेस्ट देगा, कौन सा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। समझ गए? अगला है, डू लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन हैव क्लोरोफिल? इसका आंसर बच्चों है, बताइए, आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। यस। तो फिर जब लीव ग्रीन के अलावा और किसी कलर की हो रही हैं बच्चों, और किसी कलर की हो रही हैं, तो वो हमको क्लोरोफिल उसमें कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल के अतिरिक्त, क्लोरोफिल के अतिरिक्त अदर पिगमेंट्स भी होते हैं। समझ रहे हो? जो क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, उसके कलर को ढक देते हैं, क्लोरोफिल के कलर को, इसलिए वो हमको ग्रीन ना दिख करके किसी दूसरे रंग की दिखती हैं, जैसे लाल हो गया, भूरा हो गया, ब्राउन हो गया, येलो हो गया, है ना? ये उस कलर को मास्क कर देते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस बच्चों यहाँ पे भी होती है, फोटोसिंथेसिस अगर शेयर्स ऑल्सो। अगला है बच्चों एल्गे के बारे में। आपने देखा होगा ये जो हमने लिखा है ना, एल्गे द स्लीपिंग स्लाइम, तो ये एग्ज़ाम में मत लिख दीजिएगा कि एल्गे स्लीपिंग स्लाइम होता है, आपको समझाने के लिए लिखा है। हमने कभी देखना बच्चों, तालाब में या बड़े से गड्ढे में पानी जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होना चाहिए, समझ रहे, पानी में हलचल नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, वैसे पानी में हमको क्या मिलता है, ऐसे ही ये काई बोलते हैं हिंदी में इसको, ये स्लाइम जैसा ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ये होती है बच्चों एल्गी। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं, एल्गी। तो मैंने स्लीपिंग क्यों लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर स्लीपिंग क्यों लिखा है? स्लीपिंग इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। और स्लाइम इसलिए क्योंकि इनका अपीयरेंस स्लाइमी होता है। अपीयरेंस कैसा होता है? स्लाइमी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया? अब इनके बारे में और जानकारी समझ लो। ग्रीन इन कलर होते हैं बच्चों, ग्रीन इन कलर से समझ में क्या आ रहा है? दैट इज दे हैव क्लोरोफिल। अभी बच्चों या तो आप नोट्स बनाते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। कुछ दिनों में हम लोग एक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे एक चैनल बना लेंगे जहाँ पर आपको हम ये पीपीटीज प्रोवाइड करवाया करेंगे। टेलीग्राम पे ही कन्वीनियंट होगा, तो हम ये पीपीटीज आपको दे दिया करेंगे। फिर भी बहुत क्रिस्प है पीपीटीज, इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है, लिखते रहिए। हाँ, तो ग्रीन कलर होता है यानी कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो ये और क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और ये प्लांट पर डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने फूड के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ? अरे भाई, जब फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है तो वो खुद का खाना बना रहा है। समझ रहे हैं? कंटेन्स क्लोरोफिल, कैरीज फोटोसिंथेसिस, दैट इज दैट इज दे कैन दे कैन यहाँ पर आप लिखिए, मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पर आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा यहाँ पे। दैट इज दे कैन प्रिपेयर। अब इसके आगे नहीं बताऊंगा मैं, खुद से बनाइए। समझ गया एल्गी के बारे में? अब बच्चों बात आती है कि प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन सा फूड सिंथेसिस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन हो प्लस हाइड्रोजन हो,
प्लस ऑक्सीजन हो उस केमिकल कंपाउंड को जिसमें ये हो, इसके अलावा और कोई दूसरा बच्चों केमिकल नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन ये सब नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, तो फिर उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे। जिसमें मात्र यही तीन कंपाउंड हों, ठीक है, CHO, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो लिखिए, द केमिकल कंपाउंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। समझ गए। अब बच्चों प्रोटीन और फैट बनता है किसके अलावा, प्लांट्स में क्या बन रहा है, प्रोटीन और फैट्स बन रहे हैं। समझ गए। कार्बोहाइड्रेट अदर देन फूड, अदर देन कार्बोहाइड्रेट है ना, तो प्रोटीन और फैट बन रहे हैं। अब कहानी प्रोटीन की आती है, कहानी जो है मेन प्रोटीन की आती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो फैट है, जो फैट है ये तो बन पाएगा बच्चों किससे, CHO से बन पाएगा। लेकिन प्रोटीन को एक चीज़ और चाहिए, वो क्या है, नाइट्रोजन है। खुद को बनाने के लिए एक चीज़ और चाहिए, नाइट्रोजनस सबस्टेंस होता है प्रोटीन, नाइट्रोजनस सबस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन बच्चों कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है, एयर में। मोर देन 70% है नाइट्रोजन एयर में। समझ गए। अभी यही एयर से कहाँ पहुँच जाता है, सॉइल में। तो एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए प्लांट को, क्या कर पाता है बच्चों, नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया एक होता है बच्चों, जो कि प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी मैं बताता हूँ। लेग्यूम्स कौन से होते हैं बच्चों, प्लांट, ऐसे प्लांट जिस जो दाल, पल्सेस, बरसीम, ये प्लांट कौन से होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं। जो प्लांट अपने रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टर को रखते हुए क्या कर पाते हैं, खुद के लिए एब्जॉर्बल नाइट्रोजन का सिंथेसिस कर पा रहे हैं, एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन का सिंथेसिस कर पा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स बोलते हैं। अब यही लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल में होता है राइजोबियम बैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन बाय प्लांट्स। ऐसे नाइट्रोजन में जो कि प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सके, और बदले में इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है फूड और शेल्टर। और प्लांट को क्या मिल रहा है बच्चों, प्लांट को क्या मिल रहा है, एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन, जिसकी मदद से वो क्या बना रहा है, प्रोटीन एंड विटामिन, यूज अनयूजेबल नाइट्रोजन टू यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल। समझ गए। अब बच्चों जो प्लांट नॉन लेग्यूमिनस होते हैं या नॉन लेग्यूम्स होते हैं, नॉन लेग्यूम्स या फिर नॉन लेग्यूमिनस, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। नॉन लेग्यूम्स या फिर नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, वो उनके साथ क्या होता है,
तो बच्चों या तो वो लेग्यूम्स की फसल होने के बाद उनकी फसल की जाए, जैसे मान लो दाल की फसल हो गई किसी की, मान लीजिए उड़द की दाल की, जो काली दाल होती है उसकी फसल हो गई, या मूंग की दाल की, जो ग्रीन वाली दाल होती है उसकी फसल हो गई। उसके बाद फसल की जाए आलू की, है ना, गेहूं की, तो इन्हें अपने सॉइल से यूजेबल नाइट्रोजन मिल जाएगा। नहीं अगर किया जाता है ऐसा, तो क्या किया जाना चाहिए? फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? फर्टिलाइजर्स में क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजर जैसे इसमें क्या होता है? यूजेबल यूजेबल नाइट्रोजन। ठीक है। अब बच्चों बात आती है, एक मिनट, हाँ, तो जब हमें नाइट्रोजन मिल गया तो हम प्रोटीन और विटामिन्स बना पाएंगे, प्रोटीन और विटामिन्स बना पाएंगे। अब बात आती है कि क्या प्लांट सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं बच्चों, उनमें कोई और मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है, सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक नहीं होते हैं। आपने कभी ऐसी अपने आसपास चीज़ देखी है जो प्लांट के ऊपर ऐसे लताएं सी हों, है ना, सब ऐसे लगता है कि उसमें से न्यूट्रिशन सब सक कर रही हों, है ना, जो कि प्लांट का हिस्सा नहीं होती हैं। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ये प्लांट का ही हिस्सा है। ये प्लांट का हिस्सा नहीं बच्चों, ये एक डिफरेंट प्लांट है, जिसको क्या कहते हैं? कैस्केटा, और हिंदी में अमरबेल। इसके पास बच्चों क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। समझ गए? ये इस तरह से दिखती हैं। तो जब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये खाना कैसे बनाएगा? खाना तो बना नहीं सकता है। समझ गए? तो सम प्लांट्स लैक क्लोरोफिल लाइक कैस्कटा या फिर अमरवेल। इनके साथ बच्चों क्या होता है कि ये दूसरे प्लांट्स पर अपने आप को स्प्रेड करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट। जो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले लें, अब ये प्लांट का ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? पैरासाइट। समझ रहे हो? और जिस प्लांट का न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको क्या कहा जा रहा है? होस्ट। प्लांट whose nutrition समझ रहे हो? तो पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या होगा? कैस्केटा। और होस्ट का एग्जाम्पल प्लांट जिस पे कैस्केटा स्प्रेडेड है, जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है। ऐसे ही ह्यूमंस में होता है बच्चों। मॉस्किटो अपना खुद तो खाना बना नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? एनिमल ब्लड या फिर ह्यूमन ब्लड सक करते हैं। तो मॉस्किटो क्या हो गए बच्चों? पैरासाइट हो गए। और हम क्या हो गए? होस्ट हो गए। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, कुछ चीज़ होती है जो हमारे सर में रहती है और वो हमारा ब्लड सक करती है, सबके सर में नहीं रहती है। थोड़ा जो लोग जिनके बाल लंबे हैं, गंदगी रहती है हल्की, उनके सिर में पाई जाती है। क्या होता है उसका एग्जाम्पल? एक और बन गया। उसका नाम लिखेंगे आप सब लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्या है, तो उसमें होस्ट और पैरासाइट कौन होगा। ठीक है। अब बच्चों आया, आर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स पैरासाइट।
क्या ह्यूमन और अदर एनिमल्स जो हैं वो पैरासाइट हैं? तो पैरासाइट होने के लिए क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? ओनली टेकिंग, नॉट गिविंग। अब राइजोबियम भी तो रह रहा था प्लांट के रूट्स में, जो उसे भी फूड मिल रहा था, न्यूट्रिशन मिल रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, साथ साथ में प्लांट की भी हेल्प कर रहा था। क्या दे रहा था? नाइट्रोजन दे रहा था एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, है ना? तो वैसे ही पैरासाइट के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ आप ग्रहण कर रहे हैं न्यूट्रिशन या कोई फ़ायदा ले रहे हैं, कुछ उसको रिटर्न में फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, क्या हम पैरासाइट हैं? तो जो लोग प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, दोज हु टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, वो लोग क्या हैं? पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट नहीं है। और जो तुम में से प्लांट की केयर नहीं करता है, प्लांटेशन नहीं करता है, एक बार भी प्लांट को उठ के पानी नहीं डालता है, रे, तुम पैरासाइट हो, पैरासाइट। समझ में आया? इसलिए प्लांट्स की केयर करना शुरू कर दो। अब अदर एनिमल्स की बात करते हैं। मान लीजिए बीज, ये क्या कलेक्ट करती है? नेक्टर। जिससे ये क्या बनाती है? हनी। प्लांट से लेकर के आ गई नेक्टर, हनी बना लिया। क्या ये पैरासाइट है? नहीं, पैरासाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बदले में क्या करवा रही है? पॉलिनेशन। तो जो भी एनिमल्स या ह्यूमंस प्लांट की हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरह से, प्लांटेशन कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं, वो कौन है? पैरासाइट नहीं है। और जो नहीं कर रहे, वो पक्के वाले पैरासाइट हैं। समझ गए? इसलिए प्लांट्स का देख रेख करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब बात आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। एक तो हमने देख लिया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट के बारे में कभी आपने सोचा था जो कीड़ों को खाता हो, इंसेक्ट्स को खाता हो? हम्म। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट किसी भी कलर का हो सकता है। मतलब इसका एक पोर्शन जो है वो ऐसा आपको मिलेगा, ब्राउनिश रेड कलर का, और बचा हुआ पोर्शन कैसा मिलेगा? ग्रीन कलर का। समझ रहे हो? तो बच्चों, आधा पोर्शन जो इसका ग्रीन कलर का है, ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और जो रेड पोर्शन, ये जग लाइक, जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है? इंसेक्टिवोरस की तरह काम कर रहा है, इंसेक्ट्स को खाने का काम कर रहा है। समझ गए? जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? या तो पूरे के पूरे ग्रीन हो सकते हैं, या फिर किसी भी और कलर के हो सकते हैं। तो हम पिक्चर के बारे में समझते हैं बच्चों। ऐसे गई ये लता, ये जो लीफ होती है वही पिक्चर में मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है? इस तरह से होता है बच्चों। और इसमें क्या होता है? हेयर्स होते हैं इनवर्डली डायरेक्टेड, नीचे डाउनवर्डली डायरेक्टेड हेयर्स होते हैं। और यहाँ पर कुछ सबस्टेंस होता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। इंसेक्ट आया इसमें, इंसेक्ट आया इसमें। अब अगर ये हेयर्स अपवर्ड डायरेक्टेड होते तो इंसेक्ट नीचे आ ही नहीं पाता, फंस जाता उनमें। अब इनवर्डली डायरेक्टेड जब ये हेयर्स हैं बच्चों, इनवर्डली डायरेक्टेड हैं,
तो हेयर इंसेक्ट नीचे आ गया। अब ऊपर जैसे ही जाने की कोशिश करेगा वैसे ही वो हेयर्स में फंस जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ हेयर्स डायरेक्टेड है और ये कांटे की तरह काम करते हैं। नीचे आता जाता, वैसे ही यहाँ पर जूसेस होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं बच्चों, जिसमें कि इंसेक्ट गिर जाता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है यहाँ पर। इंसेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे जो न्यूट्रिशन होता है, उसके बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है, ये कौन ले लेता है? प्लांट। प्लांट उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। समझ गए पिक्चर प्लांट कैसे काम कर रहा है? मैकेनिज्म आप समझ गए हैं? लिड क्लोजर, जैसे ही इंसेक्ट जाएगा हेयर पे टच करेगा हेयर पे, जैसे ही वैसे ही ये जो लिड है ये बंद हो जाएगी, ये लिड बंद हो जाएगी। समझ गए? डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में हमने बात कर लिया। इसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ग्रीन वाला पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, और जो पिक्चर है वो क्या करता है? जो जग लाइक स्ट्रक्चर है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या कर रहा है? इंसेक्टिवोरस पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों, जहाँ पर पिक्चर प्लांट पाया जाता है वो एरिया ऐसा होता है, बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, तो वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं आती है। प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की मदद से इनफ फूड नहीं बन पाता है। फोटोसिंथेसिस की मदद से इनफ फूड नहीं बन पाता है। समझ गए? इसलिए वो पिक्चर को डेवलप कर दिया, लीफ ईश्वर ने मॉडिफाई कर दी उसकी, किसके लिए? इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह बिहेव करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस से भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ले लेता है। मेजर न्यूट्रिशन कैसे लेता है? इंसेक्ट्स की मदद से। ठीक है। अब बच्चों बात आती है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप का मीनिंग क्या आया? दोज हु फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, ये तो इसका शब्द का मतलब है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी आप लोग करके देखिएगा। हम क्या करेंगे, एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और ब्रेड स्लाइस को ना कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, 3-4 दिनों के लिए। कैसी जगह पे? थोड़ी हॉट और ह्यूमिड जगह हो वहाँ पे। ठीक है, छोड़ दो। 4-5 दिनों, 3-4 दिनों बाद क्या देखोगे आप कि वो ब्रेड ऐसा कुछ दिखने लग गया है। समझ रहे हो? जब हम इसको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखते हैं तो हमको ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। बच्चों ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं फंजाई। इसको क्या बोलते हैं? फंजाई। तो फंजाई जो है वो किस पे फीड कर रहा है? एक डेड और डिकेइंग मैटर पे, जो डिके कर रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। तो ये फंजाई कैसा हो गया? सेप्रोट्रॉप्स हो गया। एग्जाम्पल क्या है? मशरूम और फंजाई। मशरूम तो आपने देखे ही होंगे, बाजार से लेकर के आते हैं, खाते हैं, लेकिन सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं। समझ गए? इसको फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको बता चुके हैं। बताइए क्या हुआ? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डैश एंड डैश मैटर, डी एंड डी मैटर। लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब बच्चों ये क्या करता है? जो अचार हो गया, कपड़े हो गए, लेदर हो गए, इनको क्या कर देता है? ख़राब कर देता है। कैसे कंडीशन में? कैसे कंडीशन में, ये भी बता चुके हैं। चलिए एक
आप इसका आंसर आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसका मैं बताता हूँ। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस फॉर लॉन्ग टाइम। जब हॉट और ह्यूमिड कंडीशन रहती है बहुत लंबे समय तक। समझ में आ रहा है? घुस रहा है ना दिमाग में? हाँ। अब जब रेनी सीजन है, बरसात आई गर्मियों के जस्ट बाद, तो गर्मी भी है आसपास और ह्यूमिडिटी भी है। तो क्या कर रहा है, फंजाई बढ़िया से ग्रो कर रहा है। अब बच्चों बात आती है कि फंजाई आता कहाँ से है। कोई उसे उगा तो रहा नहीं है। हम अचार के ऊपर, कपड़ों के ऊपर कहाँ से आ रहा है, ये हम तो नहीं रख रहे हैं। तो बच्चों ये आता है स्पोर्स से। जैसे प्लांट के सीड्स होते हैं ना, वैसे ही फंजाई के क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में। अब हम इन्हें देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। वेरी माइन्यूट। वी कांट सी देम फ्रॉम नेकेड आइज। हम उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अब ऐसे तो हो नहीं सकता हर जगह माइक्रोस्कोप लेके घूमे, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो जैसे ही स्पोर्स लैंड करते हैं किसी चीज़ पे, और वहाँ पे उन्हें हॉट और ह्यूमिड कंडीशन मिल जाती है, और ये कंडीशन परसिस्ट करती है लॉन्ग टाइम, 3-4 दिनों के लिए मिनिमम। तो फंजाई क्या करता है? फंजाई क्या करता है? ग्रो कर जाता है। फंजाई ग्रोज। समझ गए? अब प्रोटेक्ट कैसे करें हम अपनी चीज़ों को फंजाई से? तो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन से उनको दूर रखें। सनलाइट में रख दो चीज़ों को, तो ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी। हॉटनेस तो रहेगी लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा बच्चों? चीज़ें चीज़ें प्रोटेक्ट रहेंगी किससे? फंजाई से। समझ गए? अब आता है सिम्बायोसिस। एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एक के बारे में हम बात कर चुके हैं, बताइए कौन है बच्चों वो? एक के बारे में बात कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। आर से शुरू होता है नाम। एक बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रहता है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, आपस में शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को ही शेयर करते हैं। शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को ही शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कुछ फंजाई जो होते हैं वो प्लांट रूट में रहते हैं। कुछ फंजाई जो हैं वो प्लांट रूट में रह रहे हैं। समझ गए? अब ये फंजाई क्या फ़ायदा पहुंचा रहे प्लांट्स को? फंजाई जो है एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं। फंजाई जो है एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं, किसका? रूट्स का। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने में फ़ायदा करवाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स। और इन रिटर्न प्लांट्स इनको क्या देते हैं? इन रिटर्न बच्चों प्लांट्स इनको देते हैं क्या? शेल्टर एंड फूड। समझ गए? कुछ पोर्शन फूड का, मेजरली वो खुद भी अपना अपना व्यवस्था कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चों लाइकेंस का। लाइकेन एक ऐसा ग्रुप है दो ऑर्गेनिज्म का, एक ऐसा ग्रुप है दो ऑर्गेनिज्म का जिसमें एल्गे और फंजाई दोनों है। एल्गे का क्या करता है, उसके पास होता है बच्चों क्लोरोफिल। हम बात कर चुके हैं एल्गे कंटेन्स क्लोरोफिल। तो एल्गे क्या कर रहा है? प्रिपेयर्स फूड फॉर बोथ। खुद के लिए भी खाना बना रहा है और फंजाई के लिए भी खाना बना रहा है। खुद के लिए भी बना रहा है और फंजाई के लिए भी बना रहा है। अब फंजाई क्या प्रोवाइड करता है एल्गे को? शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है, वाटर प्रोवाइड करता है और
मिनरल्स प्रोवाइड करता है खाना बनाने के लिए। समझ गए? अब बच्चों बात आती है कि न्यूट्रिएंट जो हैं सॉइल से ख़त्म हो जाते हैं। कैसे ख़त्म हो जाते हैं? इमेजिन करिए बच्चों, इमेजिन करिए, ये रहा कर्सर, ये एक बकेट है जिसमें कि पानी भर रखा है। आपको एक गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी पीने की, आपने एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया। इसमें मान लीजिए 100 गिलास पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है? 100 गिलास पानी आ सकता है। आफ्टर 90 ग्लास आर टेकन, आफ्टर 90 ग्लासेस ऑफ वाटर इज टेकन, तो बकेट में पानी कितना बचा? इतना। क्या पानी कम होगा जैसे जैसे ज़रूरत होगी? हाँ। 10 गिलास और ले लो तो पूरा ही पानी ख़त्म हो जाएगा। अब इसको रिप्लेनिश करना है, अगर हमको वापस से पानी उतना ही करना तो क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल है। सेम यही होता है बच्चों सॉइल के साथ। प्लांट्स क्या करते हैं? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चों? अमाउंट जो है उनका डिक्लाइन करता रहता है। अमाउंट कीप ऑन डिक्लाइनिंग। समझ गए? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को इसलिए हम ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करते हैं फील्ड्स में, गमलों में, है ना, और लॉन्स में। समझ गए? प्लांट प्लांट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ताकि, क्योंकि भाई प्लांट तो वहीं पे खड़ा है। हमको 100 गिलास पानी मिला था, हमने पी लिया। अब प्यास तो उसके बाद भी लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी में पानी खत्म हो गया तो प्यास नहीं लगेगी, प्यास तो लगेगी। वैसे ही मिट्टी में अगर मिनरल्स कम हो जाएंगे तो प्लांट्स को तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो वो कहाँ से आएंगे? फर्टिलाइज़र और मैन्योर के थ्रू ऐड किए जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों, हमें मैन्योर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बायोगैस का जो रेमिनेंट होता है वो, है ना, अर्थवॉर्म के जो वेस्टेज से मैन्योर बनता है वो, लीव वेस्टेज से मैन्योर बनता है वो, किचन वेस्टेज से मैन्योर बनता है वो, इसको हमें यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहे। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में बच्चों क्या क्या होता है? फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स कंटेन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि क्या होता है? सॉइल की कंडीशन वैसी बनी रहती है जिसमें कि प्लांट्स ग्रो हो पाए हेल्दी। ठीक है? इससे क्या होता है? टाइम टू टाइम कीप एनरिचिंग दी सॉइल। समझ गए? अब बच्चों एक, यहाँ तक तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक चीज़ छूट गई थी जो मैं आपको पार्ट 1 में बताने वाला था। वो थी एक बॉक्स के अंदर एडिशनल नॉलेज, सेल्स के बारे में बताया गया था उसमें। तो सेल्स क्या होती है बच्चों? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी दिखती हैं। समझ गए? सिमिलर टू ब्रिक्स होती हैं। जैसे ब्रिक्स से मिल मिल के, बहुत सारी ब्रिक्स से मिल करके एक घर बनता है, वैसे ही बच्चों बहुत सारी सेल से मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ गए? बहुत सारी सेल से मिल करके हम लोग बनते हैं। कुछ ऐसी दिखती हैं। समझ रहे हो? तो सेल हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट भी कही जाती है। आगे पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट के बारे में, अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हो। तो हमको स्ट्रक्चर दे रही है सेल। क्या दे रही है? स्ट्रक्चर दे रही है। इसलिए, और सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। इसलिए क्या है वो बच्चों हमारे लिए? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। समझ गए? सेल की आउटर लेयर को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है ना, पतली सी बाउंड्री होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में सेल वॉल होती है सबसे बाहर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर ये जो डॉट दिख रहा है छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बच्चों, आपको इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। और यहाँ यहाँ पे ना एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के आसपास। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों?
जेली लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हमने देख लिया, फंक्शनल कैसे हायर क्लासेस में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन होती है थिन आउटर बाउंड्री, डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल न्यूक्लियस, सेल का ब्रेन बोलते हैं जिसको। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सराउंड करता है जो कि न्यूक्लियस को, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली हियरिंग। ठीक है, जल्दी मिलेंगे।